उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज की ऑनलाइन वेब पोर्टल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले सेशन में बात कर रहे थे आधुनिक भारत के इतिहास में जो 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ था उसको हमने उसका देखा कि प्रतीक चिन्ह क्या है, उसके राजनीतिक कारण क्या थे, आर्थिक कारण क्या थे, सामाजिक कारण क्या थे, तात्कालिक कारण क्या थे, धार्मिक कारण क्या थे और रणनीति किसकी किसकी थी कि 1857 की क्रांति क्यों हुई। 1857 की क्रांति को किन किन लोगों ने विद्रोह माना, किन किन लोगों ने, इतिहासकारों का विषय क्या रहा है, उस पर क्या क्या कथन रहा है, क्या क्या लोगों ने कहा, हमने उसको भी देखा। फिर 1857 की क्रांति से संबंधित पुस्तकों के जो लेखक रहे हैं उनको भी हम लोगों ने देखा। फिर इसके असफलता का कारण क्या रहा है, 1857 की क्रांति जो हुई क्यों असफल हो गई, उसके प्रमुख नेता कौन कौन थे, कहां कहां पर एक क्रांति कैसे हुई और वहां पर रोकने के लिए कौन कौन से अंग्रेज अधिकारी आए। इस सेशन को हमने पिछले सेशन में देखा, इस सारी चीजों को। आज के सेशन में हम फिर वही 1857 की क्रांति जिस वायसराय के समय में, जिस गवर्नर जनरल कह लीजिए तो समय में हुई थी, उसी के विषय में बात करने जा रहे हैं। 1857 की क्रांति हमने बताया था कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी और इसके बाद 1857 की क्रांति के बाद हमने बताया था कि जो उसमें पील आयोग और इसके बाद एक रायल आयोग आया, उसके द्वारा सेनाओं में भी परिवर्तन किया गया। फिर 1858 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया, यानी जो पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ करता था पूरे भारत में, जिसके पास राजनीतिक व्यापारिक शासन और यहाँ के जो राजनीतिक प्रशासनिक संबंधी शासन थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापारिक शक्तियां थी व्यापार करने की, वो सारी चीजें समाप्त कर दी गई थी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। लेकिन जो प्रशासनिक शक्ति थी वो भी ईस्ट इंडिया के हाथों से निकल करके ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई, यानी जो ब्रिटिश के महाराजा होंगे, राजकुमारी होंगी, उनके हाथों में होगी। ठीक, महारानी विक्टोरिया उस समय तत्कालीन समय में क्या होंगी, ब्रिटेन की क्राउन होंगी, यानी उनके ऊपर ताजपोशी है। ठीक, महारानी विक्टोरिया के हाथों में पूरी शक्ति चली गई 1858 में। तो भारत में अराजकता फैल चुकी थी। 1857 की क्रांति के पहले अराजकता थी, लोगों को यहाँ 1857 की जब क्रांति हो गई डर हो गया। इसके बाद से अंग्रेजों को ये लगा कि भारतीयों के बीच में अगर जाना है तो हम कैसे अपने आप को रख सकें कि भारतीयों को डर न लगे या फिर से विद्रोह न कर सकें। तो उन्होंने क्या किया कि जो जनरल हुआ करता था गवर्नर जनरल, उसका नाम बदल करके इसने वायसराय कर दिया और वायसराय कर दिया। 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया उसके तहत भारत में जो प्रथम वायसराय बनाया गया था वो लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। तो यह भारत का क्या था, प्रथम वायसराय था। और इसके समय में ही 1857 का क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था। 1856 में इसी के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी आया था। ठीक, इसके बाद 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है इसी के समय में पारित हुआ। हमने बताया उसी के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके हाथों से जो प्रशासनिक संबंधी शक्तियां थी वो सारा कुछ ट्रांसफर किसके हाथों में हो गया, ब्रिटिश ताज के हाथों में हो गया। यानी जो कुछ भी होगा अब ब्रिटेन से कानून पारित होगा और वहां से भारत के ऊपर क्या होगा, शासन चलेगा। ठीक, 1860 में भारत में पहली बार बजट पेश किया गया था। फॉर किसके लिए, भारतीय लोगों के लिए, जो भारतीय लोग थे इनके लिए पहली बार बजट, भारतीयों के लिए पहला बजट भारतीय का वो पेश किया गया था 1860 में। किसके समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय में। और किसके द्वारा पेश किया गया था, जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। इन्होंने एक चमड़े के थैले में लेकर के आए बजट को हम संविधान के अनुच्छेद 112 में जब आएंगे तो वहां पर बजट को विस्तारित तरीके से बताएंगे। ठीक, बजट को जो पितामह या जनक माने जाते हैं बजट पेश करने का, वो जेम्स विल्सन को माना जाता है, जिन्होंने क्या किया था 1860 में भारत में पहली बार बजट पेश किया था। पूछा जाता है किस गवर्नर जनरल के समय में या किस वायसराय के समय में भारत में पहली बार बजट पेश किया गया, तो आप यही बताएंगे लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था जिसके समय में 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा भारत में पहली बार बजट पेश किया गया। किसके लिए, भारतीयों के लिए पेश किया गया था। आइए आगे की तरफ देखते हैं। 1861 में एक 1861 का भारत शासन अधिनियम, मतलब भारत शासन अधिनियम के ही तहत एक 1861 का एक अलग एक्ट अधिनियम आया। इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई। कहां कहां पर, 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई और ये उच्च न्यायालयों का स्थापना का क्रम 1865 तक चला गया है। यानी लॉर्ड कैनिंग 62 तक रहेगा, इसके बाद 65 तक जब लॉरेंस आएगा,
ठीक, लॉर्ड लॉरेंस, उसके समय तक एक कोर्टों की स्थापना होती रहेगी। तो इसमें जो 1861 अधिनियम के तहत 3 कोर्ट की स्थापना की गई, कलकत्ता में, मद्रास में और बॉम्बे में। इसी समय विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई थी, 3 विश्वविद्यालय की। ठीक, कौन कौन से? कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 3 प्रेसिडेंसी कॉलेज भी स्थापना की गई। कॉलेजों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को विस्तारित तरीके से बढ़ावा देना। फिर यह भारतीय विभागों के वर्गीकरण के जनक के रूप में माना जाता है। इन्होंने भारत में कई विभागों का वर्गीकरण करने का काम किया। ठीक, 1859 में नील विद्रोह हुआ। इसी के समय में, किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में। ये नील विद्रोह पश्चिम बंगाल के गोविंदपुर या नादिया जिले से, ठीक, उस समय जो खेती हुआ करता था बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड और तमिलनाडु के क्षेत्रों में, बंगाल के क्षेत्रों में नील की खेती हुआ करती थी। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के कारण जो मालिक हुआ करते थे बागानों के, इनके साथ, किसानों के साथ बहुत बर्बरता तरीके से कार्य करते थे। ठीक, तो इसीलिए किसानों ने नील विद्रोह कर दिया था। नील विद्रोह अंग्रेजों की बहुत दमनकारी नीति थी, पूरा शोषण कर लिया जाता था। 3/20 भाग जो 3 कठिया प्रणाली थी, उस तरीके से इनसे खेती की जाती थी। यानी 20 भाग नील हुआ तो उसमें 3 भाग किसानों के हिस्से में जाता था और बाकी सब अंग्रेजों का होता था, यानी जो मालिक उसके हुआ करते थे जमीनों के, वो। तो नील विद्रोह इसी के समय में हुआ था। स्थान गोविंदपुर, पश्चिम बंगाल से। इसके जो नेता हैं, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो नील विद्रोह के जो नेता हैं ये दिगंबर विश्वास हैं और विष्णु विश्वास। कब हुआ था समय अगर पूछा जाता है तो 1859 में। कहां से स्टार्ट हुआ था? पश्चिम बंगाल में। ये रहा लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल था। ठीक, आइए आगे की तरफ हम दूसरे गवर्नर जनरल के विषय पे चलते हैं। ठीक, आगे की तरफ हम लोग देखेंगे किसके बारे में? लॉर्ड लॉरेंस के बारे में। किसके बारे में? लॉर्ड लॉरेंस के बारे में। कहीं कोई दिक्कत परेशानी होती है कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे हमको, और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर करते रहेंगे, लाइक करेंगे, एक दूसरे तक इन बातों को पहुंचाएंगे। ठीक, चलिए आगे की तरफ। लॉर्ड लॉरेंस, अगर इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है 1857 की क्रांति किसके समय में हुई, तो इसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। किसके समय में? कैनिंग के समय में हुई। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही महारानी विक्टोरिया का 1858 के अंतर्गत एक घोषणा पत्र आया था, जिसको इन्होंने कहां पर पढ़ा था? मिंटो पार्क में। मिंटो पार्क इलाहाबाद में है, वहीं पर घोषणा पत्र को इसने पढ़ा। और उसी समय भारत को में जो भारत की राजधानी है उसको एक दिन के लिए इलाहाबाद बनाई गई थी, 1 नवंबर 1858 को। ठीक, तो महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र है किसने पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग ने। कहां पढ़ा था? मिंटो पार्क में। कहां पड़ता है? इलाहाबाद में मिंटो पार्क है। ठीक, 1858 में ही एक दिन के लिए वही क्या किया गया था? उस घोषणा पत्र के लिए इलाहाबाद को भारत की राजधानी बनाई गई थी। इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। ठीक, वैसे भारत की राजधानी कहां पहले थी? कोलकाता में। इसके बाद कब? 1911 में घोषणा हुई। ठीक, और इसके बाद 12 में भारत की राजधानी कहां बन गई? दिल्ली। 1931 में भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तब से लेकर आज तक भारत की राजधानी कहां है? नई दिल्ली में ही। दिल्ली का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ है। आइए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। आगे की तरफ अगर हम देखेंगे तो अगला जो गवर्नर जनरल बनकर के आया वो आया लॉर्ड लॉरेंस। नोट करेंगे, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड लॉरेंस। ठीक, लॉर्ड लॉरेंस अगला गवर्नर जनरल बनकर के आया। और इसने जब ये आया तो देखेंगे इसके समय में 2 महत्वपूर्ण काम हुआ। पहला तो इसका जो समय रहा है ये 1862 से लेकर के 1864 ईस्वी तक रहा है। ठीक, 1862 से लेकर के 1864 तक रहा। देखेंगे इसके समय में, सॉरी 1864, इसमें गलती हो गई, 1864 से लेकर के 69 तक रहेगा। 1864 से लेकर 69 तक रहेगा। ठीक, हाँ अब सही है। इसके पहले अगर देखा जाए तो 62 से 64 के बीच में एक व्यक्ति आता है लॉर्ड एल्गिन। उसका भी अगर आपको जिक्र कहीं होगा तो इसके बीच में उसका कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं रहा है, इसलिए उसको नहीं हमें पढ़ना है। लॉर्ड एल्गिन 56 से लेकर के 62 तक कौन था? 56 से 62 तक हमने बताया था कि लॉर्ड कैनिंग था। और 62 से लेकर के 1962 से लेकर कब तक था? 1964 तक। ठीक, 1864, सॉरी 1862 से लेकर 1864। और फिर 1864 से 1869 के बीच लॉर्ड लॉरेंस आया। इसके समय में
अंग्रेजों ने भूटान के साथ युद्ध किया। किसके साथ? भूटान के साथ युद्ध किया। कब? 1865 में भूटान के साथ युद्ध किया। 1865 ईस्वी भूटान के साथ युद्ध किसने किया? अंग्रेजों ने भूटान के साथ युद्ध, भूटान के साथ युद्ध। ठीक, ये बचने के लिए, अपनी सीमा सुरक्षा के लिए जगह जगह से हमने बताया था कि घेराबंदी करना स्टार्ट कर दी, और घेराबंदी के बाद उसी को करते समय भूटान से कुछ सीमा समझौते हेतु इन्होंने किया था। सिनुचुल नामक एक संधि इन्होंने किया अंग्रेजों ने। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे। इसके समय में एक अफगानिस्तान था, क्योंकि भारत को सर्वाधिक जितने भी आक्रमण हुए भारत के ऊपर, किधर से हुए? उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से हुए। और जब उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से हुए यानी अफगानिस्तान क्षेत्रों से हुए हैं, इसलिए डर था उधर अब द्वितीय अफगान युद्ध इसी के समय में न हो, इसके वजह से अंग्रेजों ने यहाँ पर हस्तक्षेप की नीति अपनाया, लॉरेंस ने। यानी कोई भी वहां पर हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि अंग्रेज लड़ाई नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इन्होंने 57 की क्रांति को देखा था और ये डरे हुए थे। इसलिए हस्तक्षेप की नीति अपनाई, यानी कोई हस्तक्षेप नहीं किया उधर की। तो इसको लिखेंगे, इसी को कहा जाता है चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति। इसने चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति अपनाई। ठीक, इसने चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की क्या की नीति अपनाई। इसी को कहा जाता है हस्तक्षेप की नीति। इसी को कहा जाता है हस्तक्षेप की नीति। ठीक, किसके खिलाफ की गई थी? ये अफगानिस्तान के विरुद्ध। ये अफगानिस्तान के विरुद्ध जो है क्या किए थे? कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, क्योंकि उनको इधर से ही डर था। इसलिए पहली बार इन्होंने अफगानिस्तान से युद्ध तो किया था, लेकिन दूसरी बार कोई फिर दोबारा दिक्कत परेशानी ना हो, लड़ाई ना हो, इसके लिए इन्होंने क्या किया? लॉरेंस ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, यानी उधर से कोई लड़ाई झगड़ा हमको नहीं करना है। आगे की तरफ चलेंगे, हम लोग अगले गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे, लॉर्ड मेयो के बारे में। किसके बारे में? लॉर्ड मेयो के बारे में। आइए देखते हैं। लॉर्ड मेयो भी अपने दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके समय में सबसे महत्वपूर्ण एक बात हुई जो कि ये भारत में आया तो अपने नाम से अजमेर में क्या किया? एक मेयो कॉलेज की स्थापना किया। ठीक, क्या? मेयो कॉलेज की स्थापना किया। लिखेंगे लॉर्ड मेयो। अगला गवर्नर जनरल जो आया वायसराय, उसका नाम था लॉर्ड मेयो। समय नोट करेंगे इसका समय था 1869 से लेकर 1872 में इसकी हत्या कर दी गई भारत में ही। क्यों की गई अभी देखा जाएगा। इसने आया तो भारत में सबसे पहले अजमेर में एक कॉलेज की स्थापना किया, मेयो कॉलेज की, जो कि कृषि से संबंधित था। ठीक, अब अंग्रेज भारत में आ रहे हैं, उनको डर है 1857 की जो क्रांति हुई है उसके डर है इनको। कई अंग्रेज मारे जा रहे हैं, फिर आगे ऐसा कोई घटना ना हो, फिर कोई ऐसी विद्रोह ना हो, ऐसा कोई क्रांति ना हो जहां पर कोई हताहत हो जाए। इनको डर थी कि कहीं अगर कुछ अंग्रेज चले गए, भारत की जनसंख्या कितनी है इनको नहीं पता था, तो इन्होंने क्या किया? भारत के लोगों को जानने का प्रयास किया कि भारत में कहां किन किन क्षेत्रों में कितने लोग हैं। तो भारत में सांख्यिकी सर्वेक्षण का काम करेंगे, यानी जनगणना का काम करवाने का काम करेगा लॉर्ड मेयो। ठीक, लेकिन असफल जनगणना हो जाएगी, वो सफल नहीं होगी, क्योंकि भारत में इतने लोग हैं, एक एक परिवार में बड़े ज्यादा लोग हैं। पता चला कि कोई एक कर लेकर गए, तब तक दूसरा आ गया, फिर बुला कर लेकर आए, भैया ये हमारे 5वें लड़के का 11वां लड़का है, 12वां लड़का है, 13वां लड़का है। ठीक, भारत में इतनी ज्यादा जनसंख्या थी, जैसे आज चाइना को कुछ समय में भारत चल करके पछाड़ देगा जितनी जनसंख्या, उसी हिसाब से पहले भी जनसंख्याएं थी। ठीक, तो इसलिए भारत में जनगणना करना इतना आसान नहीं था। अंग्रेजों ने इनको जानना था कि अगर हमारे कहीं ऐसी क्रांति हो गई, कहीं युद्ध हो गया, 20 अंग्रेज जाते हैं और इसके बाद पता चला कि वो वापस ही नहीं आए, इतने लोग थे कि उनको खत्म कर दिए मार करके। तो इन जनगणना भारतीयों के जगहों की कितनी जनसंख्या है उसको
जानने हेतु इन्होंने क्या किया था, पहली बार गणना करने का प्रयास स्टार्ट किया था। तो लिखेंगे सबसे पहले ये अजमेर में क्या किया, मेयो कॉलेज की स्थापना किया जो कृषि से संबंधित था। ठीक, लिखेंगे इसने मेयो कॉलेज की स्थापना किया, इसने अजमेर में, अजमेर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। ठीक, राजस्थान का ही इसे हृदय कहा जाता है, किसको, अजमेर को। ठीक, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, अजमेर में है, इसीलिए इसको राजस्थान का हृदय राज्य हृदय कहा जाता है। इसने अजमेर में लिखेंगे, इसने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की, मेयो कॉलेज की स्थापना की, मेयो कॉलेज की स्थापना की। नोट करिएगा, इसने मेयो कॉलेज में क्या की, स्थापना की, मेयो कॉलेज की। कहाँ पर, अजमेर। अजमेर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। भारत के जो राजस्थान राज्य है उसका हृदय है। क्यों कहा जाता है हृदय, क्योंकि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है यहीं पर स्थित है। माना जाता है कि जो उस दरगाह में रोते हुए जाता है वो बाहर हंसते हुए आता है, ऐसी उसकी कल्पना है। ठीक, अजमेर में ही पुष्कर मेला लगता है जहां पर ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है और पूरे संपूर्ण भारत में कहीं नहीं। आइए आगे की तरफ लिखते हैं। प्रथम असफल जनगणना इसी के समय हुई। हमने बता दिया क्यों ये जनगणना कराना चाहते थे अंग्रेज, और हुई तो ये क्या हो गई, असफल जनगणना हुई, इसीलिए हमने असफल लिख दिया, जो कि सफल नहीं हुई थी। आगे की तरफ लिखेंगे, मेयो की हत्या, जो लॉर्ड मेयो था, मेयो की हत्या। ठीक, अंडमान निकोबार स्थित सेल्यूलर जेल में हुई। ठीक, ऑन ड्यूटी हुई इसकी। ए जेल का निरीक्षण करने के लिए गया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो सेल्यूलर जेल है वहीं पर। ठीक, क्या हुआ कि उस समय भारतीयों को जो अंग्रेज हुआ करते थे जबरदस्ती पकड़ करके उनको जेल में डाल दिया करते थे, और जेल का मतलब है वहां पर काला पानी की सजा। काला पानी का सजा हमारा मानना है, या बहुत लोगों का अलग अलग तरीके से मानना है कि वहां पर काला पत्थर है इसलिए वो काला पानी की सजा होती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लेकिन मानना यही है कि जहां पर चारों तरफ जल ही जल हो और कुछ दिखाई न देता हो, न कोई मिलता है, वहां पर वो काले पानी की सजा है। ठीक, सब कुछ काला ही काला नजर है वहां पर। अब ये भारतीयों को बिना कोई अपराध किए किसी को पकड़ करके ले जाकर के उसको काला पानी की सजा दे देते थे। इससे भारतीयों के अंदर जो वहां पर कैदी बंद थे, वो जो भारतीय थे, उनको गुस्सा आती थी। जहां किसी से कुछ न मिल पा रहे हैं, न कुछ वहां खाने को मिल रहा है, न कुछ, वो काले पानी की सजा। ठीक, तो जब ये किसी गोरे को देखेंगे तो इनको जाहिर सी बात है गुस्सा आएगी। ठीक, जब काला काला जहां सब कुछ है वहां अगर कोई गोरा दिखा तो दिक्कत होगी। इसने गया निरीक्षण करने हेतु, तभी एक शेर अली अफरीदी नामक एक व्यक्ति था, उसने क्या किया, सेलुलर जेल में इसकी पकड़ करके हत्या कर दी। ठीक, वहीं पर मारा गया। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे इसमें, तो कहां मरी इसकी हत्या, मेयो की सेलुलर जेल में हुई थी, इसको याद रखिएगा। एक कैदी ने ही इसकी हत्या किया था। ठीक, किसके द्वारा, कैदियों को। पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा गवर्नर वायसराय था जिसकी हत्या कैदियों के द्वारा की गई थी, तो यही था, शेर अल अफरीदी नामक एक व्यक्ति था जिसने कैदी, उसने इसकी हत्या किया था। आगे की तरफ लिखेंगे, इसके समय में 1870 ईस्वी। ठीक, 1870 ईस्वी में लिखेंगे कूका विद्रोह इन पंजाब। ठीक, कूका विद्रोह कहाँ हुआ था, पंजाब में, इन पंजाब। ठीक, पंजाब में कूका विद्रोह हो गया। क्यों हो गया, जो अंग्रेज थे एक गाय को कटवाने हेतु, जो गाय है इसको भारतीय बहुत तेजी से मानते थे, अपनी माता भी मानते हैं। वो छोटे छोटे बच्चे कहते हैं ना कि गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, और बैल हमारा बाप है, हमको मानना पाप है। वो मतलब छोटे छोटे बच्चे अपनी टीचर से ऐसे ऐसे कहते हैं, गाय हमारी माता, हमें कुछ नहीं आता है, और बैल हमारा बाप है, हमको मानना सर जी, आपको पाप है। ठीक, तो इस तरह से वो कहावत कहते रहते हैं। तो गाय शुरू से ही पूज्यनीय है, और उसको मारा अंग्रेजों ने, इस पे जो हत्या थी गायों की
उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, उसको और बढ़ावा दे दिया। तो इसके लिए कूका विद्रोह हुआ। कहाँ पर? कूका नामक स्थान में विद्रोह हुआ था। कहाँ पर? पंजाब में। ठीक, माना जाता है कि जो वहां पर कुछ क्या बोलते हैं, सिख थे, उन्होंने इस विद्रोह को किया था। तो इसकी शुरुआत लिखेंगे, कूका आंदोलन की शुरुआत, स्टार बनाकर नीचे लिखेंगे कूका। इन सभी आंदोलनों को हम लास्ट में एक बार सभी आंदोलन को पढ़ेंगे। अभी कूका आंदोलन की शुरुआत लिखेंगे, कूका आंदोलन की शुरुआत, कूका आंदोलन की शुरुआत। कूका आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी ये 1840 से हुई थी। कब? 1840 से भगत जवाहरमल के द्वारा, भगत जवाहरमल के द्वारा, जवाहरमल के द्वारा, जवाहरमल के द्वारा। ठीक, कूका जो आंदोलन है इसकी शुरुआत 1840 में की गई थी। कब? 1840 में। किसके द्वारा? भगत जवाहरमल के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक, लेकिन ये जो कूका विद्रोह हुआ था इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? लिखेंगे नेतृत्वकर्ता, नेतृत्वकर्ता। ठीक, नेतृत्वकर्ता। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे इसमें नोट करेंगे, वो थे बालक सिंह, बालक सिंह। कौन? बालक सिंह। और एक इन्हीं के अनुयायी हुआ करते थे, कौन? गुरु राम सिंह, गुरु राम सिंह। ठीक, गुरु राम सिंह। इन्हीं के अनुयायी थे, बालक सिंह के ही अनुयायी हुआ करते थे गुरु राम सिंह। इन्होंने नेतृत्व किया था किसका? कूका विद्रोह का। पूछा जाता है कि इसमें जब विद्रोह किया गया था तो जो इसमें ध्वज का प्रयोग किया गया था, वो ध्वज जो था वो सफेद था। ठीक, सफेद झंडा दिखा करके, सफेद ध्वज या सफेद झंडा दिखा करके इसका विद्रोह किया गया था। कौन? कूका विद्रोह। कहाँ हुआ था? पंजाब में। ठीक, गायों की हत्याओं पे प्रतिबंध लगाने हेतु। ठीक, अंग्रेजों ने इसको बढ़ावा दे दिया था कि जो गाय थी उनकी हत्याएं ज्यादा मात्रा में बढ़ने लगी थी, इसको रोकने हेतु ऐसा किया गया था। ठीक, आगे की तरफ आए, हम देखते हैं अगले वायसराय के बारे में। ठीक, आइए देखते हैं। अगला जो वायसराय आया उसका नाम था लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। ठीक, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। कहीं कोई दिक्कत परेशानी होती है कमेंट सेक्शन में आप बताएं, और ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते रहें। ठीक, और टेस्ट सीरीज लगाएं। टेस्ट सीरीज जिनको नहीं प्राप्त है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर दिया गया है, वहां से अगर वो जुड़ते हैं तो उनको टेस्ट सीरीज रोजाना प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक, तो आप वहां से जुड़ करके कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रैक्टिस बुक लेकर के और प्रैक्टिस करते रहें। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उसको आप भेज सकते हैं कमेंट सेक्शन से। ठीक, आइए आगे की तरफ लिखेंगे। अगला लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, अगला वायसराय था लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। ठीक, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। ठीक, समय था 1872 से लेकर 1876 ईस्वी तक, 1872 से 76 ईस्वी तक। ठीक, आइए देखते हैं इसके समय में क्या हुआ। जगह जगह पर विद्रोह हो रहे थे। ठीक, जगह जगह पर किसान अपने सूखे के लिए और भी चीजों को लेकर के जगह जगह पर विद्रोह हुआ करते थे। जैसे में दक्कन, इसमें लिखिएगा दक्कन में विद्रोह इन महाराष्ट्र 1875 में लिखिएगा, 1875 में दक्कन में विद्रोह, 1875 ईस्वी दक्कन में विद्रोह। क्या? दक्कन में विद्रोह, दक्कन महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों में दक्कन में विद्रोह। ठीक, दक्कन में विद्रोह हुआ। ठीक, इसके जो नेता माने जाते हैं कौन थे? वासुदेव बलवंत फड़के, वासुदेव बलवंत फड़के, बलवंत फड़के, बलवंत फड़के, बलवंत फड़के। इसमें काफी शिक्षित लोग, जो शिक्षा वर्ग के, शिक्षित खासे वर्ग के लोग थे, शिक्षक जो शिक्षा पढ़े लिखे लोग थे, उसमें इसमें भाग लिए दक्कन वाले विद्रोह में और इनका सहयोग किया। एक किसानों का ही एक विद्रोह था। ठीक, अब ये विद्रोह क्या है, इन विद्रोहों की एक दिन हम अलग से क्लास लेंगे, और जितने विद्रोह हुए हैं किसानों से संबंधित, मजदूरों से संबंधित, उनको पढ़ेंगे। कारखाना अधिनियम जो आया है उसको भी अलग क्लासों में हम लोग पढ़ेंगे, उसको अलग विद्रोह में रखेंगे। एक और हुआ इसमें 1876 में लिखिएगा, 1876 में बस जानते रहिए किसके समय में हुआ, 1876 ईस्वी। ठीक, लिखेंगे पावना विद्रोह, पावना विद्रोह, पावना विद्रोह। ठीक, पावना विद्रोह हुआ। ठीक, कोष्टक में इसमें नोट कर लीजिएगा। इसमें जो किसान थे, किसान थे, इसमें किसान थे,
अब हुआ क्या, जो किसान थे, 1877 में एक दरबार आयोजित हुआ। 76-77 में चलते चलते एक दरबार आयोजित हुआ। महारानी विक्टोरिया भारत आने वाली थी, और जब भारत आई तो यहाँ के लोग महारानी विक्टोरिया को देखने के लिए दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में दरबार आयोजित हुआ। भाई दरबार इसलिए लगा कि वहाँ की महारानी थी, वहाँ दरबार में बैठती थी, तो इसलिए यहाँ भी दरबार लगाया गया। और बैठी तो यहाँ कुछ लोग उनको देखने के लिए, कुछ लोग उनको स्वागत के लिए, बहुत लोग महारानी विक्टोरिया को बस चेहरा देखने के लिए चले गए होंगे। ठीक, बहुत जनता वहाँ पर जुटी और सभी लोग देख देख करके मन ही मन मुस्कुरा रहे थे महारानी विक्टोरिया को अजीब तरीके से। ठीक, तो उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग बड़े प्रसन्न हैं। उसके पहले सूखे से कई चीजों से मर रहे हैं भारतीय, इनको दिक्कत थी, लेकिन ये वहां पर देखे जब उनको पहली बार, तो बड़े मुस्कुरा रहे, तो उनको ये लगा कि यहाँ के बड़े लोग हमारे आने से प्रसन्न हैं। इसलिए महारानी विक्टोरिया को अभी आगे चल करके उनको कैसे हिंद की उपाधि दी जाएगी। ठीक, तो यहाँ के किसानों ने यहाँ पर भले वो सूखे से मर रहे थे, अलग जगहों जगहों पर विद्रोह हो रहा था, किसान परेशान थे, लेकिन महारानी विक्टोरिया के पास इतना समय नहीं था। भले उनका शासन चल रहा था, क्योंकि ब्रिटिश ताज के हाथों में है, यानी वहाँ के महारानी के हाथों में शासन था भारत का, लेकिन उनके पास समय नहीं थी कि वो भारतीय किसानों के जगहों जगहों पर जा करके मिल लें। ठीक, कि क्या कमियां हैं, क्या दिक्कतें। फिर भी यहाँ के लोग इतने मनचावले थे। कभी कभी होता है, जैसे कुछ समय एक अंग्रेज थे, कुछ भारतीयों की पिटाई करके मार करके जा रहे थे रास्ते में, तो कुछ आगे गांव पड़ा छोटा सा, वहां पर देखा कि कुछ भारतीय वहां पर मिल करके, कुछ महिलाएं और बच्चे ताली पीट पीट करके हंस रहे हैं। अब उनको ये लगा कि हम इनके लोगों को मार रहे हैं, हमारे ऊपर हंस क्यों रहे हैं। उनको ये लगा कि खुशी क्यों मना रहे हैं, हमको देख देख करके हम हमारे लिए ताली क्यों पीट रहे हैं। उनको ये नहीं समझ में आता था कि भारत के लोग हैं। ठीक, वो ताली इसलिए पीट रहे हैं कि बंदर को देख करके, बंदर समझ रहे हैं, इसलिए बंदरों को देख करके ताली पीटते हैं यहाँ के भारत के लोग उल्टा। ठीक, तो ऐसा था भारत के लोगों का सिस्टम। ठीक, वो भारतीयों को यहाँ कुछ भी बोल जाते थे, उनको तो समझ में आता नहीं था। तो आइए देखते हैं किसान जो इसमें कहा पावना विद्रोह हुआ। इसमें किसानों ने कहा कि हम जो है महारानी विक्टोरिया की रैयत हैं, हम महारानी की क्या है, रैयत हैं। इसमें किसानों ने अपने से खुद ही कहा था कि हम महारानी की रैयत हैं। किसान कहे थे। ठीक, किसान कहे थे कि हम महारानी के रैयत हैं, महारानी के रैयत हैं, रैयत हैं, रैयत है। रैयत का मतलब हमने बताया था किसान होता है। इन्होंने कहा कि हम महारानी के किसान हैं, हम महारानी के रैयत हैं, हम अगर टैक्स देंगे तो सिर्फ महारानी को देंगे और किसी को नहीं देंगे। इनको पता नहीं था, क्योंकि ज्यादा वो जानते नहीं थे, भारतीय थे। इन्होंने सोचा कि वो आई हैं, हमारे लिए लाभकारी है। ठीक, ये खुश है। 1857 की क्रांति को ये सब भूल गए। ठीक, और जब उसको भूल गए तो इन्होंने कहा कि महारानी हमारे लिए सब कुछ है, वही हमारी भगवान है, इसीलिए उन्हें कैसरिया हिंद की उपाधि दी जाएगी अभी आगे। ठीक, तो इन्होंने कहा कि हम महारानी के रैयत हैं। किसके समय में, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में पावना विद्रोह हुआ, उसी में इन्होंने कहा कि हम महारानी के रैयत हैं, महारानी को टैक्स देंगे। किसने, ये भारतीय कह रहे हैं। ठीक, ये भारतीय। उसी समय कुछ लोग बहुत पागल थे, 1857 की जब क्रांति हुई तो इन्होंने, इनका कहना यह था कि हे भगवान, ये क्रांतिकारी जो मर जाए। क्रांतिकारी तो देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन कुछ भारतीय यही जानते थे जो पढ़े लिखे नहीं, तो वो कहते थे कि हे भगवान, एक क्रांतिकारी मर जाए और अंग्रेज हो हमारे लिए भगवान है, वो हमारे लिए बदल देंगे सब कुछ, हम लोग फिर सही हो जाएंगे। ठीक, लेकिन उस समय के लोग नहीं समझ पाए थे। आने वाली पीढ़ियां जब भी पढ़ेंगी, आज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को क्या लगा कि उस समय के लोग गलत थे, गलत किए। ठीक, नहीं तो मुट्ठी भर अंग्रेज पूरे देश के ऊपर शासन नहीं कर सकते थे। ठीक, लिखिएगा पावना विद्रोह के जो प्रमुख नेता हैं, थोड़ा सा यहाँ पर लिख लीजिए। ये प्रमुख नेता है। ठीक, वासुदेव प्रमुख नेता। ठीक, प्रमुख नेता, प्रमुख नेता इन विद्रोहों से संबंधित पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा नोट करेंगे। प्रमुख नेता, प्रमुख नेता, प्रमुख नेता का नाम नोट करेंगे। इसमें ईश्वर चंद्र राय, ईशान चंद्र राय है, ईशान चंद्र राय, ईशान चंद्र राय, ईशान चंद्र राय, और लिखेंगे शंभुपाल, शंभुपाल। ठीक, अगर नेतृत्वकर्ता पूछता है इसका नेतृत्व किसने किया था, नेतृत्व। ठीक, नेतृत्वकर्ता। ठीक, इसका नेतृत्वकर्ता जो पूछता है तो लिखेंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। हाँ, ये भी बंगाल से ही था, इसमें सोच की बात नहीं है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। फिर इसके बाद लिखेंगे आनंद बोस, आनंद बोस,
आनंद बोस। फिर इसके बाद लिखेंगे, इसके बाद द्वारकानाथ गांगुली, आनंद बोस और द्वारकानाथ गांगुली, द्वारकानाथ गांगुली, ठीक, गांगुली, द्वारकानाथ गांगुली, ये किसानों का ही विद्रोह था। ठीक, आगे की तरफ हम लोग चलेंगे अगले वायसराय के बारे में। ठीक, जो प्रमुख हैं उनको देखेंगे। अगला वायसराय वो था लॉर्ड लीटन। आइए देखते हैं लॉर्ड लीटन, इसी के समय में दिल्ली दरबार हुआ। ठीक, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड लीटन। और महारानी जब भारत आई थी तो उसी समय जो जयपुर का राजा था राम सिंह, उसने पूरा अपने साम्राज्य को ही क्या कर दिया था, पूरे पिंक सिटी में रंगवा दिया था, इसलिए जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। आगे देखते हैं। ठीक, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड, अगला वायसराय लॉर्ड लीटन, क्या, लॉर्ड लीटन। ठीक, लॉर्ड लीटन। आइए देखते हैं लॉर्ड लीटन का जो समय रहा है ये 1876 से लेकर 1880 के बीच रहा है। ठीक, 1880 ईस्वी के बीच रहा है। लॉर्ड लीटन के समय में क्या क्या हुआ, अकाल पड़ा, कहां कहां पर लिखेंगे, अकाल पड़ा पहले, अकाल पड़ा, अकाल पड़ा। ठीक, ये 1876-77 के समय में बहुत भारी अकाल पड़ा था। कहां पर, मैसूर, मैसूर। ठीक, नोट करेंगे, मैसूर, मद्रास, बॉम्बे, मद्रास, बॉम्बे, हैदराबाद, बॉम्बे, हैदराबाद, हैदराबाद, हैदराबाद। इन जगहों पर अकाल पड़ा, और अकाल का मतलब सूखा पड़ा, और जब सूखा पड़ेगा तो खेती होगी नहीं, और जब खेती नहीं होगी तो टैक्स नहीं मिलेगा किसानों से, तो वहां पर अराजकता फैलेगी, विद्रोह होगा। ठीक, तमाम तरीके की चीजें होंगी। अंग्रेज, इसलिए क्या हुआ, आगे परेशानियां होंगी, और परेशानियां होंगी तो विद्रोह होंगे, तो विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज अनेक अनेक तरीके अपनाएंगे। ठीक, आगे की तरफ लिखेंगे, इसने ही क्या किया, अकाल आयोग, अकाल आयोग, अकाल आयोग। ठीक, नोट करेंगे, अकाल आयोग का अध्यक्ष, का अध्यक्ष बनाया, अकाल आयोग का अध्यक्ष बनाया, किसको, लिखेंगे रिचर्ड स्ट्रेची। इस समय जो था रिचर्ड स्ट्रेची, स्ट्रेची। कब, 1876 में। ठीक, नोट करिएगा। आगे की तरफ इसी समय एक रॉयल स्टेट, रॉयल टाइटल मतलब आया था स्टेट। ठीक, लिखिएगा राज उपाधि अधिनियम, राज उपाधि अधिनियम, अधिनियम, राज उपाधि अधिनियम। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रॉयल, रॉयल टाइटल एक्ट, एक्ट 1876। ठीक, 1876 पारित हुआ, पारित हुआ, पारित हुआ। इसका मतलब ये है कि राज उपाधि अधिनियम के तहत जो भारत का संपूर्ण शासन था वो तो 1858 से महारानी के हाथों में था, लेकिन पूरे भारत को एक सामग्री के रूप में, सामग्री यानी महारानी के रूप में देखा जाने लगा। इसके तहत पूरी तरीके से एक उपाधि मिल गई केसरे हिंद की, किसको, महारानी विक्टोरिया को। लिखेंगे 1877 में पहली बार दिल्ली दरबार आयोजित हुआ, 1877 में पहली बार दिल्ली दरबार आयोजित हुआ, पहली बार 1877 ईस्वी में क्या हुआ, पहली बार दिल्ली दरबार आयोजित हुआ, पहली बार दिल्ली दरबार आयोजित हुआ, दिल्ली दरबार आयोजित हुआ, दिल्ली दरबार आयोजित हुआ, दिल्ली दरबार आयोजित हुआ। ठीक, पहली बार क्या हुआ, दिल्ली दरबार आयोजित हुआ। ठीक, नोट करिएगा 1877 ईस्वी में। आगे की तरफ नोट करिएगा महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया, विक्टोरिया, महारानी जो विक्टोरिया थी, क्या होगा, महारानी विक्टोरिया के सम्मान में, के सम्मान में, सम्मान में महारानी विक्टोरिया की उपाधि, महारानी विक्टोरिया को के सम्मान में महारानी विक्टोरिया को, विक्टोरिया को, विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया को क्या हुआ, केसरे हिंद की उपाधि दी गई, केसरे, केसरे,
केसरे ए हिंद की उपाधि दी गई। ठीक, की उपाधि दी गई। ठीक, इन्हीं को भारत का सामग्री घोषित किया गया। केसरे हिंद का मतलब क्या? भारत की सामग्री। ठीक, भारत की सामग्री, नोट कर लीजिएगा, सामग्री। ठीक, सामग्री। ठीक, ए वाला सामग्री रहेगा, ना कि हवन कुंड वाला सामग्री। इसको नोट करिएगा। भारत की सामग्री घोषित किया गया महारानी विक्टोरिया को। ठीक, जब दिल्ली दरबार आयोजित हुआ तो। आगे की तरफ अगर हम इसमें देखें तो इसी के समय में 1878 ईस्वी में एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। क्या हुआ? उसमें के जो अंग्रेज थे उन्होंने इस पे प्रतिबंध लगा दिया। जो भारतीयों में, वर्नाकुलर का मतलब होता है आम बोलचाल की भाषा। अब भारतीयों में जो यहाँ की जो भाषाएं थी, भारत की अलग अलग भाषाओं के अलग अलग पत्र निकला करते थे। ठीक, अमृत बाजार पत्रिका थी शिशिर कुमार घोष की। ठीक, उसने अलग अलग तरीके से, इसी तरह जगह जगह पर मराठा अलग अलग तरीके से, मुस्लिमों के लिए अलग पत्रिकाएं निकलती थी। ठीक, इन पत्रिकाओं पर रोक लगाने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, अंग्रेजों ने इस पे प्रतिबंध लगाने की पूरी कोशिश कर लिया। और इसीलिए 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत जो आम बोलचाल की भाषा में यहाँ पर पत्रिका निकलती थी उसको प्रतिबंध कर दिया कि जो ब्रिटिश सरकार है इसके खिलाफ कहीं कोई आवाज उठा करके उसके विरुद्ध कोई षड्यंत्र न रचा जाए, जिससे यहाँ पर क्या हो, शासन व्यवस्था भंग हो जाए। क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में जब भारतीय कुछ भी अंग्रेजों के खिलाफ या उनके सब कुछ चीजों को खिलाफ लिखेंगे तो जो आम लोग होंगे उसको पढ़ेंगे तो जानेंगे कि ये चीज यहाँ पे घटना घटित हुई। तो उसके लिए यहाँ से कई गुट हो सकते थे। अंग्रेज हमारी आम बोलचाल की भाषा को समझ नहीं पाते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा न हो, अंग्रेजों ने इसमें चालाकी दिखाई और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत क्या किया, लिखेंगे 1878 ईस्वी में। क्या 1878 ईस्वी में? 1878 ईस्वी। ठीक, कोष्टक में लिख लेंगे एक्ट 9 के तहत। ठीक, ये धारा थी एक्ट 9 के तहत। ठीक, क्या किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट प्रेस एक्ट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ। और पारित हुआ तो क्या हुआ, आम बोलचाल की भाषा में, वर्नाकुलर का मतलब होता है आम बोलचाल की भाषा में जो पेपर, न्यूज़पेपर, समाचार पत्र छपते थे उन पे क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक, क्या किया गया, नीचे आप लिख सकते हैं, आम बोलचाल की भाषा में, आप लिख लीजिए आम बोलचाल की भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में लिखे न्यूज़पेपर को पेपर पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या प्रतिबंध? ठीक, प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक, किसके द्वारा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत। किस अधिनियम के तहत? अधिनियम 9 के तहत। कब? 1878 में। किसके समय में? लॉर्ड लीटन के समय में। क्यों लगाया गया? हमने बताया कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्या करें, कोई भी ठीक गलत कार्य न या षड्यंत्र न रच पाए, कोई न्यूज एक दूसरे से दूसरे जगहों पर न फैला पाए जिससे दंगा प्रसाद न हो। इसके वजह से इसे बचने के लिए इन्होंने ऐसा क्या किया था, अपनाया था रवैया। फिर अब समय धीरे धीरे बदलता गया और भारत के लोग, अब अंग्रेज अपने साइड में पिस्टल खोस करके चलते थे और ये जो भारतीय हुआ करते थे हाथों में नचाते हुए चलते थे। नवाबी है, क्या कर लोगे। ठीक, जैसे आज भी लोग कई जगहों पर चलते हैं। अंग्रेजों को इससे डर होने लगा, ठीक, कि ये जो भारतीय हैं किसी के पास एक पिस्टल होगी, 200-400 मीटर 600 मीटर के आगे जाने पर कहीं एक सुनसान थोड़ा सा एरिया होगा, गली होगी, कोई ब्रिटिश अगर मिल गया, कोई अंग्रेज मिल गया तो जाहिर सी बात है उनको छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। क्योंकि खुला लेकर के जगह जगह चौराहे गलियों पर चल रहे हैं, हमारे पास है हथियार है, क्या कर लोगे। इन्होंने शस्त्र अधिनियम ला दिया। ठीक, क्या शस्त्र अधिनियम ला दिया, यानी पहले लाइसेंस बनवाना होगा तब आप शस्त्र रख सकते हैं। सबका शस्त्र इन्होंने, जितने सबके पास अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे उसको जमा करवा दिया। ठीक, पहले आप लाइसेंस लीजिए तब, और लाइसेंस बड़ी कठिनाई से मिलता था। जैसे आज के समय में जैसे लाइसेंस जिसके पास होगा वही हथियार रख सकता है, उसको वैध माना जाएगा, बाकी अवैध है। ठीक, तो लिखिएगा 1878 में अधिनियम 11 के तहत, 1878 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में, ठीक, क्या हुआ, एक्ट 11 के तहत, एक्ट 11 के तहत, ठीक, एक्ट 11 के तहत
ठीक, एक्ट 11 के तहत शस्त्र अधिनियम पारित हुआ। क्या हुआ? शस्त्र अधिनियम पारित हुआ। शस्त्र अधिनियम, आर्म्ड एक्ट अधिनियम पारित हुआ। अधिनियम, शस्त्र अधिनियम पारित हुआ। पारित हुआ। ठीक, अब जिसके पास लाइसेंस होगा वही बंदूक रख सकता था, यानी कह लीजिए तो ये चोर जो थे, अंग्रेज चोर, इन चोरों के पास लाइसेंस होगा। ठीक, इनके पास होगा। इन्होंने क्या किया? चौकीदार जो हमारे देश के रक्षक थे उनसे क्या किया? जो भारत थे, जो अपनी सुरक्षा के लिए रखते थे, ठीक, उनके पास से क्या किया? इन्होंने शस्त्रों को छीन लिया। और जब छीन लिए तो बिना शस्त्र के होंगे, अवैध शस्त्र रखेंगे। ठीक, अस्त्र शस्त्र और सब लोग नहीं रख पाएंगे, तो इसलिए लड़ाई लड़ना क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। ठीक, इसमें आगे की तरफ नोट करिएगा, इसी को कहीं कहीं बोला जाता है अग्र फॉरवर्ड की नीति। ठीक, क्या? अग्र फॉरवर्ड की नीति। फॉरवर्ड की नीति। फॉरवर्ड की नीति। ठीक, जो अफगानिस्तान थे, जो अफगानी थे, ठीक, उधर से आक्रमण न, मतलब आक्रमण न हो, जो भारतीयों को सहयोग लेकर के जो भारतीयों को उकसा दें, अफगानी आए और भारतीयों को उकसा दें अंग्रेजों के विरुद्ध, हमारे विरुद्ध न लड़ लें। तो इसी को अगर फॉरवर्ड की नीति को देखते हुए लॉर्ड लिटन ने अपने दिमाग से क्या किया? भारतीयों में शस्त्र नीति ला दिया। ठीक, आर्म्ड एक्ट ला दिया, जिसके तहत सभी लोग शस्त्र नहीं रख सकते थे। आगे की तरफ नोट करेंगे, इसमें क्या हुआ? 1878 ईस्वी। 1878 ईस्वी क्या हुआ? 1878 ईस्वी में 78 से 80 लिखिएगा। 78 से 80 ईस्वी। 1878 से 80 ईस्वी, 80 ईस्वी के बीच लिखिएगा। द्वितीय आंग्ल, आंग्ल का मतलब यहाँ अंग्रेजों से है। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। अफगान युद्ध हुआ। ठीक, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। अफगानिस्तान से दूसरी बार युद्ध हो गया। ठीक, आगे की तरफ नोट करेंगे, इसमें 1879 ईस्वी। 1879 ईस्वी फड़के विद्रोह। फड़के विद्रोह क्या? फड़के विद्रोह क्या? फड़के विद्रोह नोट करेंगे। बलवंत फड़के नेता थे इसके। प्रमुख नेता कौन थे इसके? बलवंत फड़के थे। ठीक, बलवंत फड़के। इन्होंने उस समय एक गुट बनाया। ठीक, कौन सा गुट बनाया था? रामोशी संगठन। बलवंत फड़के ने उस समय संगठन बनाया था, रामोशी संगठन। इसने संगठन बनाया और संगठन में बहुत भारी मात्रा में लोगों को जोड़ा और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक, उसमें किसानों से संबंधित था। हमने बताया कि अभी विद्रोहों की एक लिस्ट, मतलब अलग से एक क्लास लेंगे जिसमें सारे किसान विद्रोह हुए हैं, कब क्या क्यों हुआ, सारी चीजों को लेकर के विश्लेषण करेंगे। बस यहाँ इतना जानते रहिए कौन सा विद्रोह किसके समय में हुआ। अब इसी समय में अगर देखा जाए तो जो लॉर्ड लिटन था, पहले हम देखें तो आईसीएस की जो परीक्षा की शुरुआत हुई थी वो लॉर्ड कैनिंग के समय में 1858 में आईसीएस की परीक्षा की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक, लेकिन जो आईसीएस की परीक्षा हुआ करती थी वो कहाँ हुआ करती थी? लंदन में हुआ करती थी। जो हमारे भारत में जिनको आईसीएस बनना होता था वो जाते थे लंदन, वहां परीक्षा देते थे। लंदन से परीक्षा पास होने के बाद वो भारत आते थे। ठीक, तो वहां पर पहली बार जो भारतीय व्यक्ति थे उन्होंने जो परीक्षा को पास किया था उसको आप नोट करेंगे कहीं ना कहीं। वो पास करने वाले जो प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। 1864 में इन्होंने ब्रिटेन में परीक्षा देकर के पास किया और भारत में आकर के आईसीएस बने। ठीक, इंडियन सिविल सर्विस, आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस 1864 में। ये पहले ब्रिटेन में हुआ करती थी परीक्षाएं। ठीक, 1858 में वहां पर लॉर्ड कैनिंग के समय वहां पर परीक्षाएं स्टार्ट हुई। ठीक, और इसके बाद ये पहले भारतीय पूछा जाएगा, अगर पहले भारतीय आईसीएस कौन बने थे तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक, इसको आप जरूर याद रखिएगा, ये पहली बार रूप में चयनित हुए थे भारतीय के रूप में। आगे की तरफ अगर हम देखें तो लॉर्ड लिटन ने क्या किया कि जो उम्र थी इसमें सिविल सेवाओं में जो आईसीएस बनने की, वो 21 वर्ष हुआ करती थी, उसको घटा करके, ठीक, कैनिंग के समय में जो 21 वर्ष हुआ करती थी उसको घटा करके इसने 18 कर दिया था। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिएगा। लॉर्ड लिटन ने क्या कर दिया, जो आईसीएस की परीक्षाओं में, सिविल परीक्षाओं में भाग लेते थे उनके उम्मीदवारिता की उम्र घटाकर कितना कर दिया था? 21 से 18 कर दिया था। आइए आगे की तरफ हम अगले वायसराय के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है लॉर्ड रिपन। क्या? लॉर्ड रिपन के बारे में बात करेंगे। 1880 से 84 के बीच में कौन आया? लॉर्ड रिपन आया। आइए देखते हैं
लॉर्ड रिपन, जिसके समय में सफल जनगणना होगी भारत की, और उसी को आधार मान करके प्रत्येक 10 साल में भारत में आज तक जनगणना जारी है। ठीक, तो जनगणना का पितामह कौन माना जाएगा? लॉर्ड रिपन माना जाएगा। इसके पहले लॉर्ड मेयो ने प्रयास किया लेकिन वो असफल रहा। ठीक, आइए देखते हैं। अंग्रेज परेशान है, इनको जानना है कि भारतीयों की जनसंख्या कितनी है। अगर ये जान जाएंगे तो उसमें काम करना अपना प्रारंभ कर देंगे कि मतलब भारतीयों की जनसंख्या यहाँ, इनको डर है कि कहीं अगर विद्रोह होता है तो कितने लोग मार दिए जाएंगे। इसको जानने के लिए पहले भारतीयों की जनसंख्या को जाने, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था उसी तरीके से कायम रखी जाए कि कोई किसी भी प्रकार से विद्रोह न हो। आइए देखते हैं। लॉर्ड रिपन लिखेंगे, अगला वायसराय का नाम लॉर्ड रिपन। क्या? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन, इसका जो समय है ये 1880 से लेकर 1884 के बीच में, 1884 ईस्वी। ठीक, लॉर्ड रिपन। आइए नोट करते हैं, एक एक चीज करके नोट करिएगा, लिखिएगा। कारखाना अधिनियम पारित हुआ 1881 में। इसके समय में क्या हुआ? कारखाना अधिनियम पारित हुआ 1881 ईस्वी। कारखाना अधिनियम पारित हुआ, कारखाना अधिनियम पारित हुआ, अधिनियम पारित हुआ, पारित हुआ। ठीक, कारखाना अधिनियम क्या हुआ? पारित हुआ। ठीक, कारखाना अधिनियम क्या है? कितनी कारखाना अधिनियम आए हैं? हम एक बार अंग्रेजों द्वारा लगाए गए कारखाना अधिनियम, फिर ब्रिटिश क्राउन के तहत जो ब्रिटिश सरकार ने बाद में मतलब कारखाना अधिनियम ले आया है, उसकी अलग क्लास लेंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर इतना नोट करिए। आगे की तरफ लिखेंगे। इसमें 1881 में प्रथम सफल जनगणना, 1881 ईस्वी प्रथम सफल जनगणना। ठीक, 1881 ईस्वी में लिखेंगे प्रथम सफल जनगणना, प्रथम सफल जनगणना, सफल जनगणना, प्रथम सफल जनगणना हुई इसी के शासनकाल में। किसके? लॉर्ड रिपन के समय में। और इसी को आधार वर्ष मान लिया गया, और इसी के आधार पर भारत में प्रत्येक 10 सालों में क्या हुआ होता है? प्रत्येक 10 सालों में जनगणना आरंभ होती है, और तब से लेकर के होती है। ठीक, 2011 में भारत की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। ठीक, और अगर देखा जाए तो जो 2011 में जनगणना हुई, उसका जो उद्देश्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक, और 21 में डिजिटल रूप से जनगणना होने वाली थी, जो कि हो नहीं पाई क्योंकि कोविड था। आगे की तरफ देखेंगे हम लोग। ठीक, लिखिएगा 1882 ईस्वी में क्या हुआ? इसके समय में 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट आया था, जो समाचार पत्रों पर प्रतिबंधित था। ठीक, संपादक लेखक उस समय इसका विद्रोह करने लगे, तो फिर क्या हुआ? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इसने समाप्त कर दिया। वर्नाकुलर, वर्नाक्यूलर, वर्नाकुलर, वर्नाक्यूलर, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया, एक्ट को समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया, कर दिया। ठीक, इसने कुछ प्रतिबंध हटा दिया। आगे की तरफ नोट करेंगे। इसमें 1882 में, 1882 ईस्वी, ठीक, इसने क्या किया? स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की, स्वशासन की शुरुआत की, स्वशासन की शुरुआत की, स्थानीय स्वशासन की क्या की? शुरुआत की। नोट करिएगा इसको। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत का हम जिक्र अभी कर रहे हैं। स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है सबसे निचले स्तर का जो शासन व्यवस्था है उसकी। ये तो सदियों पुरानी है हमारे शासन व्यवस्था की। अगर हम देखें तो शुरू में सभा एवं समिति थी। ठीक, प्राचीन भारत के इतिहास में, वैदिक सभ्यता में सभा एवं समिति दो ऐसी थी जो स्थानीय स्वशासन की संस्था होती थी, निचले स्तर की, जो ग्रामीण स्तरों पर देखा करती थी। ये स्थानीय स्वशासन की शुरुआत का मतलब वही है कि जो ग्रामीण स्तर पर शासन होते हैं और शहरी स्तर पर। तो इसने ही स्थानीय स्वशासन का जनक अगर पूछा जाता है या पिता, तो लॉर्ड रिपन को हम लगाएंगे। इसने ग्रामीण स्तर पर, छोटे छोटे स्तर पर बेहतरीन तरीके से शासन हो, वहां पर नियोजित रूल हो। ठीक, किस रूल से क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे वहां का राजस्व इकट्ठा करना है, इन सारों चीजों का जो व्यवस्था कार्यक्रम लागू किया था 1882 ईस्वी में। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की दृष्टि से किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। ठीक, आगे की तरफ लिखेंगे। इसमें इसी के समय में शिक्षा से संबंधित एक 1882 में ही, 1882 ईस्वी में लिखेंगे हंटर आयोग आया। क्या? हंटर आयोग, हंटर आयोग, हंटर आयोग,
हंटर आयोग आया। कोष्टक में लिख लेंगे शिक्षा से संबंधित, क्या, शिक्षा से संबंधित, ठीक, संबंधित शिक्षा का विकास कैसे किया जाएगा, शिक्षा में कैसे, शिक्षा से संबंधित था, शिक्षा से संबंधित प्राथमिक और जूनियर स्तर की, नीचे लिख लेंगे प्राथमिक और जूनियर स्तर की, प्राथमिक एवं जूनियर स्तर की, जूनियर स्तर की, इसके विकास के हेतु इसने क्या किया, हंटर आयोग आया था, ठीक। और भारत में शिक्षा व्यवस्था में ज्यादातर फेरबदल करने का काम किसने किया था, लॉर्ड मैकाले ने, ठीक। लॉर्ड मैकाले यहाँ पर एक विधि आयोग का सदस्य भी चुना गया था, विधि आयोग के रूप में आया था, जिसने भारत में एक कानून व्यवस्था को पूरा बदल करके रख दिया। उन्होंने अपने पिता को पत्र लिखा था यहाँ से भारत में रह करके कि भारतीय की राजनीतियों में अगर हस्तक्षेप करना है तो इनके पूरे कानून को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाए और इनकी शिक्षा व्यवस्था को बदल करके भारतीयों को बदला जा सकता है, ठीक। आगे की तरफ हम देखेंगे लॉर्ड डफरिन, अगले इसमें वायसराय के बारे में अगर हम देखें तो अगला जो होगा इसमें लॉर्ड डफरिन, ठीक। कौन, लॉर्ड डफरिन, नोट करिएगा, लॉर्ड डफरिन। अगले वायसराय के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम होगा लॉर्ड डफरिन, ठीक, लॉर्ड डफरिन। आइए देखते हैं लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना कि कांग्रेस का गठन, क्या, कांग्रेस का गठन, डफरिन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन का जो समय है ये 1884 से लेकर के 1888 ईस्वी तक रहेगा। इसी के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होगी, ठीक, ठीक। पहले कांग्रेस फिर बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्यों स्थापना हुई इसके विषय में भी हम जानकारी लेंगे, ठीक। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो लॉर्ड डफरिन है, ठीक, इसके समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, ठीक, कहाँ हुआ, ठीक। तब इसके बाद में हम बात करेंगे अगले सेशन में, अगले कक्षा में कि इसकी स्थापना हुई तो क्यों हुई, ठीक, क्या जरूरत थी, तो उसके बारे में बात करेंगे। पहले थोड़ा सा इसको, चलिए मिलते हैं फिर अगली कक्षाओं में ही, तब इसको देखेंगे लॉर्ड डफरिन के विषय में। आज के लिए इतना ही। उमाकांत यादव सर जी इस क्लासेज में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र की बुक, यूथ कंपटीशन की बुक, लूसेंट की बुक, किरण पब्लिकेशन ऑब्जेक्टिव बुक ले सकते हैं, तमाम तरीके से आपको है। और उसको भी नहीं लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारा व्हाट्सअप ग्रुप दिया गया है, आप वहां से जुड़कर रोजाना टेस्ट सीरीज PDF नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें एक दूसरे तक। इसमें हम भारतीय इतिहास में बहुत जल्द सारी चीज़ों को कवर करके ख़त्म करेंगे। इसके साथ साथ जो भारत में संवैधानिक विकास हुए, संविधान निर्माण की प्रक्रिया, अलग अलग तरीके से जो अंग्रेजों के नियम कानून आए हैं, उन संविधान से जो संबंधित है उन चीज़ों को हमने भारतीय संविधान में पढ़ा दिया है। तो भारतीय संविधान की भी प्ले स्टोर पे हमारी क्लासें हैं, आप उसमें जाएं, प्लेलिस्ट पर कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था का चैप्टर है, उसमें शुरू से जब खोलेंगे तो आपका भारत का संवैधानिक विकास आपको 2-3 कक्षाओं में, 4 कक्षाओं में पढ़ाया गया विस्तृत रूप से। आप वहां से भारत के संवैधानिक विकास को पढ़ेंगे, ठीक, वो दोबारा इस क्लास में नहीं पढ़ाया जाएगा। इसमें हम अब भारतीय लॉर्ड डफरिन के समय में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई उसके विषय में चर्चा करेंगे। उसके पहले जितनी भी और भी संस्थाएं भारत में स्थापित हुई थी उनके विषय में चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी संस्थाएं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले भी वो पार्टी का गठन हो चुका है, वो क्यों गठन हुआ था, अंग्रेजों के विरुद्ध वो कैसे काम की, इन सारी चीजों पर हम अगले सेशन में बात करेंगे। उमाकांत यादव सर जी इस क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।